हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है अमन जाट जी, जो कि फार्मिंग को एज अ बिजनेस के रूप में उसका यूज कर रहे हैं और अच्छा खासा एक मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, प्लस ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। तो आजकल के युवा जो कि फार्मिंग से भागते हैं, फार्मिंग करना नहीं चाहते, इन्होंने किस तरीके से फार्मिंग को ही अपना बिजनेस बना लिया, प्लस उसके साथ साथ और एडिशनल बिजनेस भी कैसे मैनेज कर रहे हैं, आज के पॉडकास्ट में हम लोग ये सारी चीजें इनसे समझेंगे। और अभी तक इतनी कम उम्र में काफी ज्यादा ये सक्सेसफुल है और अपने सारे बिजनेस को अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के डेट में इनसे समझने वाले हैं, किस तरीके से आज के डेट में अगर कोई चाहे तो फार्मिंग को अपना एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकता है और उसके साथ साथ और भी बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकता है। ये सारी के सारे पॉइंट्स हम लोग आज के डेट में ये सारे सवाल के जवाब लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। नमस्ते। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अपने माइंडसेट को कैसे बिल्ड किया, क्योंकि आज का जो युवा है वो क्या चाह रहा है, भले ही उसके पास 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन क्यों नहीं हो, फैमिली बैकग्राउंड फार्मिंग है, लेकिन फिर भी वो फार्मिंग करना ही नहीं चाह रहा। वो 20,000 30,000 रुपए की नौकरी कर लेगा, शहर में चला जाएगा, दिल्ली मुंबई जाके जॉब करेगा, लेकिन वो फार्मिंग नहीं करना चाहता। आपने अपने माइंडसेट को कैसे बिल्डअप किया? सर एक्चुअली जैसे स्टार्टिंग से मेरा कैलकुलेशन मेरा मैथ्स अच्छा रहा है सर। जब हम स्कूल टाइम में थे तो टीचर्स आते थे, जो भी सैलरीड स्टाफ में देखता था 50,000 60,000 रुपए की जो सैलरी उनको मंथली मिलती थी सर, मैं ये अपने मन में ही कैलकुलेशन लगाता था कि 7 लाख 7.5 लाख रुपए एनुअली अगर इंसान कमा रहा तो उसमें उसका क्या होगा। साल भर मेहनत करने के बाद में भी 7 साढ़े 7 लाख रुपए अगर हाथ में आ रहे हैं तो सर आजकल के समय में सर 7 लाख रुपए मेरे हिसाब से सर इतना मायने नहीं रखते। सर मैंने यही सोचा स्टार्टिंग से कि मैं खेती में या फिर बिजनेस में जाऊंगा। मैं 3 से 4 महीने में, जैसे हमारे यहाँ सर हमारी पीढ़ियों से हम खेती किसानी में हैं, हमारे दादाजी परदादाजी पिताजी, उसमें सर 4 महीने मेहनत करके और अच्छा खासा आरओआई जनरेट करते हैं। सर मेरे तो दिमाग में स्टार्टिंग से क्लियर था कि मुझे या तो खेती करनी है या फिर बिजनेस लाइन में जाना है। जॉब का तो मैंने सर स्टार्टिंग से नहीं सोचा था। ओके, अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल आता है कि देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, ट्रेडिशनल फार्मिंग के हिसाब से आप देखो तो उसको एज अ बिजनेस आप नहीं लेके चल सकते। मैक्सिमम किसान क्या होते हैं कि वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। हर साल लगभग कहीं ना कहीं से ये खबर सुनने को आती है कि आज इस राज्य में किसानों ने आत्महत्या करी, आज इस राज्य में किसानों ने आत्महत्या करी, किसान कमा नहीं पा रहा, अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहा। तो आपने फार्मिंग को किस तरीके से समझा, किस तरीके से स्टार्ट किया, ताकि आप उसको एज अ बिजनेस बना चुके हैं और उसको उससे अच्छा खासा आप आरओआई जनरेट कर रहे हैं? सर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। जैसे स्टार्टिंग में जो पहला साल जब मैंने किसानी करी थी तो जो स्टार्टिंग में एनुअली इनकम मेरे पास आई तो सर वो साल भर में मेरे पास खत्म हो चुकी थी। अगले साल जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास मतलब इनकम नहीं थी, मेरे पास इनकम खत्म हो चुकी थी। तो मैंने वही सोचा, मैंने जीरो से स्टार्ट किया, अभी वापस मैं जीरो पे खड़ा हूँ, ऐसे कैसे। सर फिर मैंने उसका डाइवर्सिफिकेशन किया। अगर फॉर एन एग्जांपल मेरे पास 10 लाख रुपए आ रहे हैं तो उसमें से 2 से 2.5 लाख रुपए मेरी लागत हट गई, जो मेरे पास 7 से 7.5 लाख रुपए एक सीजन का बच रहा है। उसमें से मेरे को सर जो नीड्स थी, मेरे को जो खर्चे थे, मैंने वो किए और बाकी की इनकम को सर मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया। ओके। तो सर इन्वेस्टमेंट से ही पैसा काफी ज्यादा मेरा बढ़ा और आज अच्छा खासा सर चल रहा है सर। अब इसी से दूसरा सवाल आता है कि आपने स्टॉक मार्केट को ही इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों चुना? नॉर्मली क्या होता है कि रूरल एरिया में कोई भी किसान स्टॉक मार्केट में जाना नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता। तो आपने स्टॉक मार्केट को ही इन्वेस्टमेंट के लिए आपने क्यों किया और कब से ये स्टार्ट किया आपने? सर हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल मेथड चल रही है इन्वेस्टमेंट की, वो सर चल रहा है ब्याज पे। ओके। मतलब एक बड़ा जमींदार छोटे जमींदारों को ब्याज पे पैसा देता रहा है सर। ब्याज का जो काम है अब वो इस मॉडर्न एरिया में सर वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। पहले क्या होता था सर, ब्याज पे आपने पैसे दे दिए लोगों को तो वो लोगों की जिम्मेदारी होता थी कि आप उनको आप मतलब वो टाइम पे आपको लौटाएं। अच्छा। पर अब जैसे जैसे सर जमाना बदला है, अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपके पैसे कब तक वापस ले पा रहे हैं। तो सर वो चीज़ मेरे को सही नहीं लगी। फिर धीरे धीरे रिसर्च की तो स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर किया, कोचिंग्स ली। भोपाल में सर मेरी स्टडी सारी भोपाल में कंप्लीट हुई हैं, तो यही भोपाल में मैंने कोचिंग्स ली स्टॉक मार्केट की। धीरे धीरे सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मैंने 2021 से चालू कर दिया था आफ्टर कोविड। अच्छा जी। अब इसी चीज से दूसरा सवाल मेरा निकल के आता है जी। कि जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, हर किसान नॉर्थ अगर देखा जाए कि गांव के लोग
जी जो किसानी करते हैं उनके पास अच्छी खासी इनकम भी आती है, जी वो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों नहीं सोच पाते? स्टॉक मार्केट छोड़िए, वो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचते? कहाँ पे वो गलती करते हैं, आपको क्या लगता है? सर, जो मैंने अभी तक समझा है, अगर किसान ने फसल बेची है, उसके पास बल्क अमाउंट में पेमेंट आती है सर, उस टाइम वो सर उसके शौक पूरे करने में लग जाता है। अच्छा। लग्जरी गाड़ियां ले ली, 25-25, 30-30 लाख की गाड़ियां ले ली। अब सर अच्छा। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो मैं 30 लाख रुपए मेरा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आज से 5 साल बाद में इसकी कोई कीमत नहीं रहनी है सर, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। अच्छा। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किसान कुछ नहीं करता सर, अच्छा। और जो थोड़े बहुत किसान कर भी रहे हैं सर, वो एफडी में जाते हैं। अब इन्फ्लेशन का जो रिपोर्ट आती है सर गवर्नमेंट की, वो हर साल 5 से 6% की आती है सर। एफडी का इंटरेस्ट आपका 7% का है सर, तो कुल मिला के आपका पैसा तो बराबर हो रहा है सर। किसान इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सर, मतलब उसको सोचना चाहिए, उसका उसका पैसा उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि अपने शौक्स में, शादियों में। जैसे सर गांव साइड अगर आप देखोगे तो शादियां जो होती हैं वो काफी लग्जरी होती हैं। अच्छा। उसमें नॉर्मल पब्लिक काफी इन्वेस्ट करती है। अच्छा। मेरे हिसाब से सर वो सारी चीजें हटा के आप अगर एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर लें तो किसान सर कभी भी कर्ज में नहीं जाएगा सर। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसान है, उसको अगर फाइनेंशियली अवेयरनेस हो जाए, उसको ये समझ में आ जाए कि कितना पैसा हमें सेव करना है, किस तरीके से सेव करना है, कहाँ पे लगाना है, तो ये जो पूरा का पूरा जो कर्ज का जाल है, जिसमें किसान फंस के और वो आत्महत्या तक के कदम को उठा लेता है, सुसाइड करने लगता है, जो संख्या हर साल हजारों में होती है, जी तो वहां से वो बच सकता है। जी ठीक है। अब दूसरा सवाल मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि फार्मिंग में आप ऐसा अलग क्या करते हो जो कि ट्रेडिशनल किसान नहीं कर पाता? किस तरीके से आप उसको करते हो कि आप इस फार्मिंग को एज अ बिजनेस यूज कर पा रहे हो और अच्छा आरओआई निकाल पा रहे सर, फार्मिंग में एक्चुअली होता ये है, जैसे जो क्रॉप रोटेशन है, हो? जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पहले गेहूं लगते थे, फिर सोयाबीन लगाई जाती थी। अब कुछ सालों से हमारे यहाँ मूंग लगाई जा रही है। जैसे मैं अच्छा। हमारे इधर की बात करूँ, हरदा जिले की, तो अब कुछ समय से हमारे यहाँ मूंग लगाई जा रही है। अच्छा। पहले तो सर मैंने वही देखा, मैंने कहा मैं सेम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, हर बार मेरे को सेम रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो ऐसी कौन सी क्रॉप है जो मैं लगाऊं जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो पर मेरे रिटर्न ज्यादा हो? कौन सी क्रॉप की इंटरनेशनली डिमांड ज्यादा है? कौन सी क्रॉप इंटरनेशनली अच्छे हैवी रेट्स में बिक रही हैं? क्योंकि सर किसान के साथ क्या होता है, जो मिडिल मैन होता है, किसान की जो फसलें खरीदता है, जो मिडिल मैन होता है सर, ऑलमोस्ट प्रॉफिट वो ले जाता है। अच्छा। फॉर एन एग्जाम्पल सर, जैसे मैं बताऊं, आजकल का किसान सर, अब धीरे धीरे किसान जागरूक हो रहे हैं, पर पहले क्या होता था सर, किसानों को इतनी चीजें पता नहीं रहती थी। आजकल गवर्नमेंट हर चीज में आपको सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। अच्छा। आपने गेहूं लगाए, आप 27 रुपए किलो में आपका गेहूं दे रहे हो गवर्नमेंट को। ठीक है। अगर उसी चीज को आप प्रोसेस करके निकालें तो आप आराम से, मान लीजिए आपने उसका दलिया बनाया, आपने उसका आटा बनाया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने में सर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, गवर्नमेंट आपकी पूरी हेल्प कर रही है। आप वो जो आप 27 रुपए में डायरेक्ट मिडिल मैन को दे रहे हो, आप उसी को आगे आप 35 रुपए से 40 रुपए तक आप खुद सेल आउट कर सकते हो। किसानों को सर उनकी जो सोच है सर, उसको वाइड करना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर सर किसान उसकी सोच वाइड करता है, जो मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो किसान अच्छा खासा आरओआई जनरेट कर सकता है। अच्छा। आपके हिसाब से फार्मर के लिए जमीन से अगर वो पैसा कमा रहा है, फार्मिंग से पैसा कमा रहा है, तो उसको वापस से खेती के लिए जमीन लेना चाहिए या फिर उसको इन्वेस्टमेंट अदर किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करना चाहिए, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया या फिर और कहीं? सर मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो आप अभी जो हमारा एरिया है सर, अगर आपको वहाँ अच्छी जमीनें चाहिए तो 1 एकड़ जमीन का ऑन एन एवरेज रेट 20 लाख तक है सर। अच्छा। जिसमें आपको पानी पर्याप्त मिलेगा, मिट्टी अच्छी मिलेगी। अब सर आप 20 लाख रुपए लगा के 1 एकड़ जमीन ले रहे हैं। 1 एकड़ जमीन का सर जो नेट प्रॉफिट बचता है साल भर में, वो सर 50 से 60 हजार रुपए पड़ता है आपको 1 एकड़ पे। अच्छा। सर आपको आपने जो 20 लाख रुपए लगाए हैं, पहली बात तो उसको कवर करने के लिए 15 साल चाहिए। अच्छा। हो सकता है कि 15 साल बाद जो जमीन आपने आज 20 लाख रुपए में ली है, वो बढ़ के 25 में बिक जाए या 30 में बिक जाए, पर सर उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा है सर। इससे अच्छा कि, और दूसरी चीज सर जो मेन है, आपको जमीन लेने के लिए सर काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 1 एकड़ भी लेने जा रहे हो तो आपको 20 लाख रुपए तो जमीन के, और जो भी रजिस्ट्री कॉस्ट उस एरिया की हो वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। उससे अच्छा ये है सर, अपन छोटे छोटे अमाउंट्स में स्टॉक मार्केट, एसआईपी हो गया, ईटीएफ हो गया सर, इनमें आप इन्वेस्ट करें तो आपके, जैसे फॉर एन एग्जांपल सर, अगर आप 2000 की बात करें, अपन 2000 में समथिंग रेट होगा सर जमीन का, मेरे अंदाज 1 से 1.5 2 लाख रुपए एकड़ का। आप 2 लाख रुपए एकड़ जमीन ले सकते थे 2000 में।
अगर उसी पीरियड में आपने विप्रो, इन्फोसिस में अगर आपने 10 से 20 हजार रुपए लगाए होते तो आप सर आज करोड़ों में खेल रहे होते, और वही जमीन आज आपकी 20 से 25 हजार रुपए की, 20 से 25 लाख रुपए की है, सॉरी। तो आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जमीन, खेती की जमीन में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, उसके जगह स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपके हिसाब से। बिल्कुल। ओके, इसी से मेरा दूसरा सवाल निकल के आ रहा है जी कि मान के चलिए कि कोई यंग फार्मर है, अब वो इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए महीने से करना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? सर, एसआईपी कीजिए, गोल्ड ईटीएफ में जा सकते हैं आप, इंडेक्स ईटीएफ में जा सकते हैं आप, और अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप थोड़ा पढ़ लिख सकते हैं, तो सर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है आप कोई अच्छी कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो, जैसे आपका रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं सर, आप उसके शेयर्स में जाके इन्वेस्ट कीजिए। ओके, तो एसआईपी हो गया, ईटीएफ हो गया, सर बहुत सी चीजें इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा सवाल फिर से इसी से जुड़ा हुआ है कि एक फार्मर को मान के चलिए उसको थोड़ी बहुत समझ भी हो जाती है स्टॉक मार्केट के लिए, वो रेडी हो जाता है, तो उसको ट्रेडिंग करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? सर ट्रेडिंग के लिए पहले आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको कोचिंग्स लेनी पड़ेंगी, आपको मतलब संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए सर उस चीज का, तो आप ट्रेडिंग में पैसा निकाल सकते हैं आप डेली ट्रेडिंग में। ठीक है। और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई सर, फार्मर और रूरल क्लास का जो सर सबसे बड़ी मिस्टेक है वो सर स्टॉक मार्केट को जैसे सट्टा बाजार बोलते हैं सर। आप सबसे पहले तो आपको ये समझना है ये सट्टा बाजार नहीं है, आप जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी कंपनी में, बहुत बड़े ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे रिलायंस ग्रुप हो गया सर। अब रिलायंस ग्रुप का कैपिटलाइजेशन सर 20 लाख करोड़ का है सर, वो 2 दिन में तो खत्म होने सर आ सकता, ये हो सकता है उसके स्टॉक थोड़े दिन के लिए नीचे आ जाए, पर वो वापस बैक मारेंगे सर, वापस कवर अप करेंगे वो चीजें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये बड़े बड़े ग्रुप्स आप लेके और इसको छोड़ दीजिए, 2 साल 3 साल में आपका पैसा सर डबल ही होना है, इस चीज की गारंटी है। क्योंकि आज से 10 साल पहले अगर आप रिलायंस की कंडीशन देखें और आज अब देखें तो सर काफी बदलाव है उस चीज में। ठीक है। अच्छा, आप तो फार्मिंग भी कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, इसके अलावा आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप में भी हो, ठीक है, तो फार्मिंग में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सर पेशेंस रखना बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, जैसे अब आउटसाइडर जो है, जो किसानी को बाहर से देखते हैं, उनको ऐसा लगता है किसान के पास बहुत पैसा है, अच्छा लाखों में कमा रहा है किसान, करोड़ों में कमा रहा है, पर सर उसका एक पूरा प्रोसेस है, आपको 4 महीने पूरी मेहनत करनी है। एक फसल की बात बता रहा हूँ सर मैं आपको, उसको आपको बोना है, कल्टीवेट करना है, मतलब काफी लेंदी प्रोसेस है सर उसका, जिसके बाद में सर अगर एज कम्पेयर टू आप स्टॉक मार्केट देख लें उसमें, सर स्टॉक मार्केट में भी ये नहीं है कि अपन ने कल इन्वेस्टमेंट किया और आज अपन करोड़ों लेके उठ गए, ऐसा नहीं होता सर, प्रॉपर प्रोसेस है, समय चाहिए चीजों को, धीरे धीरे ही सारी चीजें होती है सर, तो दोनों में मेरे हिसाब से सर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे मान के चलिए फार्मिंग तो आप कर रहे हैं एज ए बिजनेस, उसके साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप भी कर रहे हो, तो इसमें आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, कैसे मैनेज कर लेते हो तीनों चीजों को? सर मैनेज का तो ऐसा है, जैसा मैं आपको बताऊं, जैसे अभी मेरा जो मूंग का सीजन गया है सर, मूंग कटाई हुई, मैंने फसल निकाली, मैंने नई फसल लगाई खेतों में, तो सर वो जो 1 महीने का पीरियड था उस टाइम पे मुझे वहां पे ज्यादा ध्यान देना पड़ा। अब सर मैंने फसल लगा दी है, मुझे हर 10 से 12 दिन में सर उसको जो भी पेस्टिसाइड्स हो गए या जो भी खाद पानी हो गया सर वो देना है, तो ये जो बीच का टाइम मिल जाता है सर मुझे, इसमें सर मैं मेरे बाकी के काम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। मतलब टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है अगर इस तरीके से देखा जाए तो, अक्सर कह सकते हैं आप। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जी, जो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं फार्मिंग में भी एज ए बिजनेस, तो आज के युवा जो कि फार्मिंग से भागना चाह रहा है, वो करना ही नहीं चाह रहा, उसको आप क्या संदेश देंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि वो मेहनत से कतराता है। आजकल का युवा सर सिटी की तरफ ज्यादा आ रहा है, शहर की चकाचौंध उसे पसंद है, 20-25 हजार 40 हजार रुपए तक का बढ़िया सुबह से शाम तक अपन एसी के केबिन में बैठ के और अपना काम करके शाम को पार्टी करेंगे। गांव में ये सारी चीजें सर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। पर सर आप अगर एक चीज को ऐसे समझे सर, जैसे अभी ये जुलाई से अक्टूबर या सितंबर तक का पीरियड है सर, आपने आपके ये 4 महीने बारिश के सर आपके पास फ्री हैं, अगर आपने ठीक ठाक आपने पैसा जोड़ रखा है तो आप कहीं भी वेकेशन पे जाइए सर, आप कहीं भी वेकेशन पे जाइए, आपको आपकी लाइफ जैसे एंजॉय करनी है आप ऐसे कर सकते हैं उसको। सर मेरे हिसाब से तो खेती ज्यादा बढ़िया है। तो आज अमन जी से बात करके मुझे ये समझ में आया कि आज के डेट में अगर युवा फार्मिंग की तरफ फोकस करे
तो अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकता है, अपने लाइफ को एंजॉय भी कर सकता है, वेकेशन पे भी जा सकता है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, इसके साथ साथ अदर बिजनेस भी कर सकता है। उसको क्या है, फोकस की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। और फार्मिंग आपको बहुत कुछ दे सकता है जो कि जॉब या बाकी बिजनेस नहीं दे सकते। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बस तरीका आपको समझ में आना चाहिए। ट्रेडिशनल फार्मिंग की जगह आप मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जाइए, आप उसको तरीके से मैनेज करके उसको समझिए, सीखिए। एज अ बिजनेस अगर आप उसको करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा रिटर्न भी आप निकाल सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर सकते हैं। प्लस जो शहर का पॉल्यूशन है, शहर की जो भीड़ भाड़ की जिंदगी है, आज के डेट में आपको लगता होगा शहर के लोग गांव में आना चाहते हैं और उल्टा है, गांव के युवा शहर में जाना चाहता है। तो गांव में आज भी बहुत ज्यादा नेचुरलिटी है, आप गांव की लाइफ में रह के और बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ये सारी चीजें मुझे अमन जी से समझ में आया और मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल के युवा पीढ़ी को फार्मिंग की तरफ जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट अच्छी जॉब हो, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। शहर में भागने की तरह आप गांव में लौटिए और गांव में अगर आप फार्मिंग को एज अ बिजनेस करेंगे, उसके साथ गवर्नमेंट के जो सब्सिडी वाले बेनिफिट्स हैं उसको अगर बेनिफिट लेंगे, गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना चाहेंगे और उससे आप कोई प्रोसेसिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सब अगर आप बना के फार्मिंग को अगर एज ए बिजनेस के तरीके से ऑपरेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। प्लस उसके साथ साथ आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा खासा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीजें मुझे आज अमन जी से बहुत अच्छे से समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।